डेली का निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम में दिया जा रहा है। स्क्रीन पर प्रूफ दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, किसी फर्जी लिंक से मत जुड़िएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आप लोगों की क्वेरी आ रही थी, सर इन्फोसिस में क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो आज हम इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे और पहली बार सबसे यूनिक एनालिसिस करेंगे। क्या, देखिए, जैसे जब आईटी की बात हम लोग करते हैं तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, एम्फेसिस सबको कहते हैं आईटी की कंपनी है। बट कोई ये नहीं जानता है हर कंपनी का आईटी, कोई आईटी कह देने से एक ही सेगमेंट नहीं होता है, एक समंदर है। तो सबका रेवेन्यू अलग अलग जॉनर से आता है। तो इन्फोसिस का रियल कॉम्पिटिटर कौन है, यानी अगर हम पीयर एनालिसिस करें तो मोस्टली इन्फोसिस से हम किसी दूसरी की एनालिसिस कर देते हैं, बट रियल नेक टू नेक एनालिसिस हम इन्फोसिस का किससे कर सकते हैं, कमेंट में बताइए। और वही आज पहली बार करने वाले हैं, जो एक बिग आई ओपनर होने वाला है आपके लिए। हमें भी काफ़ी मेहनत लगी है इस डेटा को लाने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमें सब कुछ समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इन्फोसिस से बात करते हैं कि भैया इन्फोसिस को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, मगर इसके बिज़नेस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 90% ट्रेडर बस मार्केट लीडर और इन्फोसिस के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं। राइट है ना। बिजनेस से लेकर फाइनेंशियल तक सब कुछ देखेंगे। इन्फोसिस दूसरे कंपनियों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, मतलब बिजनेस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर कंसल्टेशन, टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग, नेक्स्ट जनरेशन का डिजिटल सर्विस जो आने वाले टाइम में यूज़ हो सकता है, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है। यहाँ पर टेक्निकली दो सेगमेंट में काम करता है। पहला है डिजिटल सर्विस, इसमें इन्फोसिस क्लाइंट के बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करता है। इसमें सर्विस आती है कस्टमर एक्सपीरियंस, एआई बेस्ड एनालिटिक्स और बिग डेटा, इंजीनियरिंग डिजिटल प्रोडक्ट, मॉडर्न टेक सिस्टम, क्लाउड एप्लीकेशन और इन सब के अलावा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम भी प्रोवाइड कराता है इन्फोसिस। दूसरे बिजनेस पे बात करते हैं, वो कोर सर्विस का है। इसमें कंपनी एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस, ट्रेडिशनल इंटरप्राइज एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट और इंटीग्रेशन सर्विस प्रोवाइड कराती है। दोनों टेक्निकल बिजनेस सेगमेंट से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आसान भाषा में इतना समझें कि इन्फोसिस दूसरी कंपनी के बिजनेस को फिजिकल से डिजिटल बनाने में हेल्प करती है और इस प्रोसेस में काम आता है डिजिटल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसी डिजिटल सर्विस। इन्फोसिस ये सारी सर्विस अपने प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म के थ्रू देता है, जैसे इन्फोसिस फाइनेंस, इन्फोसिस मैकेज्म, पनाया, इन्फोसिस मेरिडियन, हेलिक्स, इक्विनॉक्स, विंग स्पैन, एडजर्व एंड स्टेटर ETC। अब इनके पास अभी टोटल 1872 एक्टिव क्लाइंट हैं। इनमें 185 फॉर्चून 500 की कंपनी है, 38 वैसे क्लाइंट है जिनका वैल्यू $100 मिलियन से ज़्यादा है, 64 वैसे क्लाइंट है जिनका वैल्यू $50 मिलियन से ज़्यादा है, 275 क्लाइंट वैसे हैं जिनका वैल्यू 10 मिलियन से ज़्यादा है। इन्फोसिस के कुछ मेजर क्लाइंट को देखें तो ICICI बैंक, डेमलर मर्सिडीज बेंज, HSBC बैंक, गोल्डमैन सैक्स, J&J, एसेंचर, US आर्मी, US नेवी, IBM कॉर्पोरेशन, डच बैंक, अनगिनत नाम। तो यहाँ तक हम बिजनेस क्लाइंट देख लिया। अब रेवेन्यू को देखते हैं। तो दो सेगमेंट में बिजनेस है, तो 62.2% रेवेन्यू डिजिटल सर्विस से आता है, 37.8% रेवेन्यू कोर सर्विस से आता है। अब इनका इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो फाइनेंशियल सर्विस से 29.8%, रिटेल से 14.5%, कम्युनिकेशन टेलीकॉम मीडिया से 12.3%, एनर्जी यूटिलिटी से 12.6%, मैन्युफैक्चरिंग से 12.9%, हाईटेक से 8.1%, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से 6.9% और अदर से 2.9% का रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पर जियोग्राफिक वाइज देखें तो नॉर्थ अमेरिका से 61.8%, यूरोप से 25.7%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 9.9%, इंडिया से 2.6% आता है। तो यहाँ तक बिजनेस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, क्लाइंट हो गया, रेवेन्यू ब्रेकअप हो गया। एंड दिल से थैंक यू यूट्यूब कम्युनिटी मेंबर को प्यार देने के लिए, जहाँ बीका जी 448 से 483 हो गया, या अगर हम SBI की बात करें तो 621 से 608 का ट्रेड हुआ, चाहे हम इंजीनियरिंग इंडिया की बात करें 122 से 148 हो गया। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जो वहाँ पर शेयर की जा रही हैं। लर्निंग और अर्निंग की गंगा बह रही है, तो आप इस ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से हमारे साथ ओपन कीजिए और स्पेशल टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, मौका ना जाए। अब यहाँ पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। इन्फोसिस के पास टोटल 3,43,234 एम्प्लॉई हैं और इनका एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है 28%।
एम्प्लॉय एट्रिशन रेट को एम्प्लॉय टर्नओवर रेट भी बोला जाता है। इसका मतलब है कि कितने परसेंट एम्प्लॉय साल के स्टार्टिंग में कंपनी में थे और साल के लास्ट में छोड़कर चले गए। एग्जाम्पल से समझते हैं, इन्फोसिस का एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है 28%, तो इसका मतलब हुआ कि इन्फोसिस में जितने एम्प्लॉय साल के स्टार्टिंग में थे उनमें से 28% एम्प्लॉय साल के लास्ट में कंपनी छोड़कर चले गए। और ये एट्रिशन रेट जितना कम होता है कंपनी उतना ज़्यादा ग्रो करती है, क्योंकि पुराने एम्प्लॉय टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस्ड होते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। मगर न्यू एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना पड़ता है, जिससे कुछ दिन के लिए प्रोडक्टिविटी गिरती है, एक्सपेंस बढ़ता है। और जिस भी कंपनी का एम्प्लॉय एट्रिशन रेट हाई है उसमें कुछ गड़बड़ होने के चांस होते हैं, क्योंकि उस कंपनी में एम्प्लॉय जल्दी रिज़ाइन देते हैं और ये कंपनी पर बैड इम्पैक्ट डालता है। तो इनका हमने कितना बताया, 28%। और टीसीएस का एट्रिशन रेट पता है कितना है, 20.1%। आईटी के दो टॉप प्लेयर 20 से 28%। इन्फोसिस के फाइनेंशियल को देखते हैं। पिछले 10 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 14%, प्रॉफिट ग्रोथ है 10%। पिछले 5 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 16% और प्रॉफिट ग्रोथ है 9%। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ है 10% और प्रॉफिट ग्रोथ है 10.9%। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली ग्रोथ का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर जून क्वार्टर में क्या सेल हुआ उसके मुकाबले करंट ईयर जून क्वार्टर में क्या सेल हुआ, तभी इसका नाम है ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली ग्रोथ रेट। अब कुछ की रेशियो देखते हैं। ROC है 40.7%, 5 ईयर का एवरेज ROC है 35.8%, ROE है 31.8%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 27.5%। दोनों रिटर्न रेशियो 5 ईयर के एवरेज से ऊपर है। डेट टू इक्विटी 0.11 कम है। करंट रेशियो है 1.67, मतलब करंट एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटी के मुकाबले, मतलब लिक्विडिटी इशू नहीं है। कैश साइकिल है 63.2%, यहाँ पर इंडस्ट्री एवरेज कैश साइकिल है 68.55, मतलब इन्फोसिस अपने इंडस्ट्री के एवरेज से पहले कैश रिसीव करता है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर इन्फोसिस का हिस्टोरिकल और ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की रेशियो सही है, मगर सवाल आता है कि जब सही है तो शेयर क्यों गिर रहा है, परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? सही बात है ना। तो इसका जवाब शायद मैंने पहले भी दिया था, जब 2022 से लगभग सभी आईटी कंपनी में फॉल हो रहा था। टीसीएस गिरा है अप्रॉक्स 25%, निफ्टी आईटी इंडेक्स गिरा है अप्रॉक्स 29%, एचसीएल टेक्स अप्रॉक्स 35% गिरा है, विप्रो 50% तक गिरा है। ओवरऑल पूरा का पूरा आईटी सेक्टर दगी पड़ी है, करेक्ट है ना। इसलिए इन्फोसिस भी डाउन है। इस तरह के रिस्क को कहा जाता है सिस्टमेटिक रिस्क, मतलब ऐसे फॉल से डरने की ज़रूरत नहीं होती। पूरा इंडस्ट्री गिर रहा है तो कोई एक स्टॉक कैसे बचेगा? टेंशन जब होना चाहिए जब सारा स्टॉक परफॉर्म करता है, सारी इंडस्ट्री परफॉर्म करती है, बट एक स्टॉक नहीं चल पाता है। तो अब आप ये सोच रहे होगे ये सब ठीक है, मगर 17 अप्रैल 2023 से 21 जुलाई 2023 को इन्फोसिस गैप डाउन क्यों हुआ? वो हुआ इन्फोसिस के क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से। मार्च 2023 क्वार्टर में इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट 6.86% फॉल हुआ। जून 2023 क्वार्टर में सेल 1.31% ग्रोथ हुआ, मगर इसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 3.08% फॉल हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है और कंपनी के मुताबिक डिमांड में कमी आने की वजह से इनका 2024 का रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट पहले 4 से 7% था और अब टारगेट 1 से 3.5% है। यानी ये मैनेजमेंट की कमेंट्री लोगों को बोल्ड कर गई और स्टॉक क्लीन बोल्ड हो गया। प्रोजेक्ट ग्रोथ के डिक्लाइन की वजह से मार्केट में पैनिक आया और स्टॉक क्लीन बोल्ड। तो यहां तक लगभग सभी पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब करंट वैल्यूएशन देखने से पहले देखते हैं इन्फोसिस के रियल कॉम्पिटिटर को। देखिए आईटी इंडस्ट्री में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां, मगर इन सभी का काम डिफरेंट है। मतलब हर आईटी स्टॉक एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री, ये चारों कंपनी ज़्यादा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का काम करती हैं, तभी टीसीएस भी 39% रेवेन्यू कहाँ से लाता है? बैंकिंग और फाइनेंशियल से। इन्फोसिस का 29% रेवेन्यू कहाँ से आता है? बैंकिंग और फाइनेंशियल से। विप्रो का 31% रेवेन्यू कहाँ से आता है? बैंकिंग और फाइनेंशियल से। एलटीआई माइंडट्री का 32% रेवेन्यू कहाँ से आता है? बैंकिंग और फाइनेंशियल से। और एचसीएल टेक दूसरी आईटी कंपनी और बिजनेस सर्विस के लिए आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, इसलिए एचसीएल टेक का 72% रेवेन्यू आईटी और बिजनेस सर्विस से आता है। वहीं पर टेक महिंद्रा कम्युनिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आईटी सर्विस प्रोवाइड कराता है, इसलिए टेक महिंद्रा का 40% रेवेन्यू कम्युनिकेशन और 16% रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन्फोसिस का रियल कॉम्पिटिटर कौन निकला? टीसीएस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री। बाकी आईटी कंपनी का रेवेन्यू दूसरे सेक्टर पे डिपेंडेंट है। मतलब हर आईटी कंपनी सेम नहीं है। और इन लिस्टेड आईटी कंपनी के अलावा देखें तो बिग डेटा एनालिसिस में इन्फोसिस का कुछ अनलिस्टेड कंपनी से भी कंपटीशन है, जैसे कैमगेनी, केपीएमजी, कॉन्जनाइट, एसेंचर जैसी कंपनियां भी बिग डेटा एनालिसिस और कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड कराती है और ज़्यादातर फाइनेंशियल कंपनी को ही ये सर्विस
दे रही हैं। इसलिए जब आप इन्फोसिस के कंपटीटर को देखोगे तो इन कंपनियों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और हर आईटी कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को समझें कि कहाँ से कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो यहाँ तक आप इन्फोसिस के रियल कॉम्पिटिटर को समझ गए होंगे। अब देखते हैं इनके वैल्यूएशन को। करंट पीए 22.6, इंडस्ट्री पीए 26.2, मतलब इसके अकॉर्डिंग अंडर प्राइस है। पीजी रेशियो है 2.61, मतलब अपने ग्रोथ के मुकाबले ओवर प्राइस्ड है। ईवी बाय इविटा है 14.1, मतलब अपने अर्निंग से 14.1 टाइम ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और इस इंडस्ट्री का एवरेज ईवी बाय इविटा है 15.07, मतलब 3 वैल्यूएशन में से सिर्फ पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग ओवर प्राइस्ड है। यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे कि पी और ईवी बाय इविटा के बेसिस पर इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा अंडर प्राइस नहीं है, लगभग फेयर प्राइस पर है। और ये एक रीज़न हो सकता है आईटी इंडस्ट्री के फॉल का, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री पूरे तरीके से डील पर डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा डील आएगा उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि आईटी कंपनी में एसेट के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस की बिल्डिंग, पीसीज और सॉफ्टवेयर होते हैं। इसलिए जब भी आईटी स्टॉक में ज़्यादा रैली आती है तो लगातार गिरता भी है। जो भी पेशेंस के साथ होल्ड करने वाले होते हैं उनको रिटर्न भी बना के देता है। तो यहाँ तक तो भैया सब कुछ क्लियर हो चुकी है। इन सब के अलावा इन्फोसिस के पास $2 बिलियन का एआई ऑटोमेशन, एलईडी डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और मेंटेनेंस सर्विस का मेगा डील भी मिला है। तो 27 जून को इन्फोसिस स्किलसॉफ्ट के साथ कोलैब किया है स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटल लर्निंग डेवलपमेंट करने के लिए। इसके अलावा इन्फोसिस ने अपना पब्लिक सर्विस कनाडा में भी एक्सपेंड किया है। इन सब के अलावा एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि इंडिया का जीएसटी पोर्टल भी इन्फोसिस ने ही बनाया है। 2015 में इन्फोसिस ने 1380 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। अब सबको समरी करें तो इन्फोसिस लीडर है। ओवरऑल इंडस्ट्री फॉल की वजह से गिरा है। मार्च और जून 2023 क्वार्टर परफॉर्मेंस डाउन है। 2024 का प्रोजेक्ट रेवेन्यू डाउन है, ये एक रिस्क है। वैल्यूएशन रेशियो पर 1 पर महंगा है, 2 पर सस्ता है। जो आईटी सेक्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो अभी एक मौका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। जैसे हम कहते हैं ना कि स्मॉल कैप के शेयर जब सस्ते थे, अगर किसी ने उसमें सिस्टमैटिक प्लान किया होगा तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला। फार्मा के शेयर अब वापस से सस्ते हैं और चलने शुरू हुए हैं। वैसे ही मुझे लगता है आईटी के शेयर में जो गिरावट हुई है ये आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देने वाली है। और वहाँ पे मुझे लगता है कि आप सब आईटी बीज की तरफ नज़र डालो। और आपके पोर्टफोलियो में अगर आईटी बीज नहीं हैं तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस या ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक जाने की जगह आईटी बीज को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लोगे तो अपने आप सारे के सारे स्टॉक आपके पॉकेट में आ जाएंगे और एक बेहतर रिटर्न आने वाले 5 साल में कमाओगे। लेकिन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 5 साल भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 से 3 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बट पैसा सिर्फ एक जगह नहीं लगाना चाहिए, एक करेक्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए जिसमें 15 से 20 शेयर होने चाहिए, हर सेगमेंट के होने चाहिए। कर्ज लेकर पैसा नहीं लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और तब इन्वेस्ट करते हैं। तो आपकी क्या राय है? आपका इन आईटी बीज में इन्वेस्टमेंट है तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। कैसी लगी एनालिसिस?